इसका मतलब है कि अब तुमने भी उससे अपनी दोस्ती खत्म कर दी है। ऐसे बेकरदार आदमी को कौन दोस्त रखेगा। मुझे आज भी हैरत है कि मैंने उस घनौनी तजवीज को कबूल क्यों किया। अपनी जवानी के दिनों में मैं भी पारसा नहीं था। इस उम्र में वही मर्द मुत्तकी और परहेजगार होते हैं जिन्हें कोई औरत घास नहीं डालती, या फिर वो अल्लाह के खास बंदे होते हैं। लेकिन मैंने कभी अपने कबीले, बरादरी और दोस्तों की औरतों पर बुरी नजर नहीं डाली। मैं पराइयों में शिकार खेलता था और मैं जिंदगी भर इस असूल पर सख्ती से अमल किया। मगर जैगम खान की खुशामदाना बातों ने मेरी अकल पर शायद पर्दे डाल दिए थे। इसी वक्त बाहर बिजली खौंदी। हौलनाक तड़ाकों के साथ झुर्रियों और दराड़ों से नीलगुं रोशनी उस कमरे में दराई। सरदार पाइंदा गुल खामोश होकर शराब नोशी में मसरूफ हो गया। उसने मुझे शरीक करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैं भी इस बारे में बेपरवाही का मुजाहिरा करता रहा। कल मेरे आदमी तुम्हें वापस ले जाएंगे। गरज और चमक खत्म हो जाने के बाद वो कहने लगा, अभी वो काबिल में है, तुम्हें काबिल पहुंचा दिया जाएगा। अपने तरीकाकार का इंतखाब तुम्हें खुद ही करना होगा। इस सफर ने मेरे बदन का जोड़ जोड़ हिला दिया। मैं दबी जुबान से कहा, अगर सफर से पहले मुझे चंद रोज तक आराम करने की मोहलत मिल जाए तो मैं बेहतर तौर पर अपने काम का आगाज कर सकूंगा। तुम 2-3 दिन आराम कर लो। उसने लम्हा भर सोचने के बाद कहा, मगर ये याद रखना कि अभी तक तुम हमारे दोस्तों में हो ना दुश्मनों में। तुम्हें एक कमरा दे दिया गया है, खाने पीने की हर चीज भी मिलती रहेगी। लेकिन अगर तुमने कोई साजिश करने की कोशिश की तो फिर खुली दुश्मनी शुरू हो जाएगी और तुम लोगों को इन तमाम सहूलतों से महरूम कर दिया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि वादी में बेगार पर लगा दिया जाए। तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस इतना जरूर बता दो कि हमें कोई शराब भी मिल सकेगी। मेरे अलावा फरजाना भी शराब पीने की आदी है। मैंने मौका पाते ही अपना वो मुतालबा भी पेश कर दिया। फीकस 1 बोतल योमिया से ज्यादा नहीं मिलेगी, उसने सख्ती के साथ कहा और मेरा दिल खुश हो गया। हो सकता है कि बोतल से मुंह लगाकर पीने वाले चिंगारियों के लिए 1 बोतल की कोई वक़्त ही ना हो, मगर हम लोगों के लिए वो मिकदार काफी से ज्यादा थी। सारा दिन हल्की हल्की चुस्कियां लेने के बाद भी रात को आखिरी महफिल जमाने का सामान हो सकता था और गालान की सतह मुर्तफा पर हमारे चंद दिन खुशगवार अंदाज में गुजर सकते थे। तुम बहुत नरम दिल और मेहमान नवाज हो, मैंने ममनूनियत से लबरेज लहजा में कहा। रास्ते की कैदोबंद की सौबतों के बाद ये मेहरबानियां हमें तुम्हारा गुलाम बना देंगी। ये न समझना कि मैं अपने डेरे में बंद होने के बाद हर चीज से लाताल्लुक हो गया हूं। वो मुझे घूरते हुए तुर्शी से बोला, मुझे मालूम है कि तुमने रास्ते में बाजी उलटने की नाकाम कोशिश की, फिर चिगासराय में तुमने संदल खान से मुआयदा करके कुछ रायतें हासिल की थी। तुम और तुम्हारे साथ वाली गोरी औरत रास्ते भर संदल खान की सफेद शराब पीती आई है। तुम्हारा सफर इतना कठिन और खुश्क नहीं था। संदल खान भी बहुत नेक नफ्स इंसान है। मैंने ठठाई के साथ उसके तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि मेरे काबुल चले जाने के बाद मेरे साथियों को इसी तरह देखभाल में रखा जाएगा। तो इसका इन्हिसार उनके रवैये पर होगा। पाइंदा गुल ने अपना सर छटक कर कहा, उन्होंने हमारी मुकर्ररा की हुई हदूद से तजावुज न किया तो वो सुख से रहेंगे। कलावर्जी की सूरत में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यह तुम्हारा फर्ज है कि मेरा पैगाम उन्हें अच्छी तरह से हिंदनशीन करवा दो। क्या तुम उन्हें शर्फ बाजियाबी नहीं बख्शोगे? मैंने कदरे हैरत से सवाल किया। फिलहाल मैं इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करता, उसने बेअतनाई से कहा। क्या हम लोगों को एक बदतरीन उलझन का सामना है जिसे तुम भी दूर कर सकते हो? मैंने झिझकते हुए कहा, कैसी उलझन? उसने अपना गिलास खाली करने के बाद तलखी से पूछा। इसकी वजह से हम लोगों के आसाम मुतासर हो रहे हैं। मेरे साथियों ने बताया है कि मैं रात को सोते वक्त भी इसी बारे में बड़बड़ाता रहा, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने इस बारे में सख्ती के साथ अपनी जुबानें बंद की हुई हैं। हमें कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उलझन अमेज लहजे में कहना शुरू किया। अचानक घंटी बजती है और फिर हर शिंगारी के हथियार आग उगलने लगते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई आसेब हमारा पीछा कर रहा है। वो कोई आसेब नहीं है। पाइंदा गुल यक बयक बिफर कर धाड़ा। वो कुछ बदमाश लोग हैं जो चिंगारियों में खौफो हैराज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्द जहन्नुम का ईंधन बना दिए जाएंगे। वो हमारा अंदरूनी मामला है। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, हमें आप भी उससे कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन इत्तफाकात ने हमें खौफजदा किया हुआ है। हम चिगासराय से चलने वाले थे तो एक भेड़ निकल आई जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। फिर हम दरे से वादी में दाखिल हुए तो घंटी बजने लगी और आज यहाँ गालान में आते ही वही मनहूस आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा मालूम हो रहा है वो आवाज हमारा पीछा कर रही है। हम जहां भी जाते हैं वहां घंटी बजने लगती है। मैं इसका मतलब समझता हूँ। वो अपनी मुठियां भींच कर बोला, वो तुम लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने बाल नोचते रह जाएंगे। तुमने देख ही लिया होगा कि घंटी की आवाज पर हर शिंगारी जहन्नुम का दहाना खोल देता है। जैसा मेरे हामी है और इनकी ताकत घंटी वालों को कुचल कर रख देगी। चाहो तो तुम इस बारे में हम पर एतमाद कर सकते हो। मैंने मानी खरीद लहजे में कहा, मगर क्यों? इस बारे में भला तुम क्या कर सकोगे? उसने चौंक कर पूछा। मेरा अंदाजा है कि वो शिंगार वैली के कुछ सर फिरे बागी हैं जो दूर दूर से घंटियां बजाकर दूसरे शिंगारियों को ये जताना चाहते हैं कि तुम्हारे नमकख्वार उनका बाल भी बीका नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर ताकत पकड़ रहे हो
और एक दिन तुम्हारा सामना करने का इरादा रखती हूँ। मैं नपे अल्फाज में अपनी राय जाहिर की। सरदार पाइंदा गुल की आंखें हैरत से फैल गईं और उसने इस्तरारी अंदाज में सरगोशाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, तुम बहुत चालाक आदमी हो। मेरा भी यही ख्याल है कि ये बागियों की हरकत है, मगर वो रुपोश हैं। अभी तक उनमें से किसी को शनाख्त नहीं किया जा सका। वो घंटी बजाकर छलावे की तरह गायब हो जाते। शनाख्त किए बगैर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। तुम इस बारे में क्या कर सकते हो सकता है कि हम उनकी निशानदेही करने में कामयाब हो जाएं। मैंने पूरी उम्मीद लहजा में कहा। सरदार पाइंदा गुल बेअतबारी से हंस पड़ा। इस मुलाकात में वो इस बार बस हंसा था। गुलाबी होंठों के पीछे चमकते हुए सफेद दांतों की चमकती हुई कितारों की वजह से उसका चेहरा किसी भेड़िए की तरह नजर आने लगा था। वो कह रहा था, तुमको वो गाजर मूली की तरह काट कर रख देंगे। तुम तो कामी बोलते भी नहीं और ना ही बोलना जानते हो। अगर हमें नकलो हरकत की आजादी मिल जाए तो शायद हम उन तक रसाई हासिल कर लेंगे। यहाँ गालान में? पाइंदा गुल ने हैरत से कहा, यहाँ का बच्चा बच्चा मेरा वफादार और जानिसार है। गालान में उनका साया भी नहीं मिल सकेगा। अपने लोगों को तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। मैंने सर झुकाकर कहा, लेकिन मैं पूरे अदब और एहतराम के साथ कहूंगा कि मेरी राय तुमसे मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? अब बात छिड़ ही गई है तो खुलकर बताओ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। बाहर से कभी कोई साजिश या बगावत कामयाब नहीं होती। अंदर के हराम खोरों और गद्दारों की मदद से साजिशें परवान चढ़ती हैं। ये सोचो कि उन्हें हमारी आमद या रवानगी के बारे में कैसे मालूम हुआ। यकीनन अंदर का कोई आदमी मुखबरी कर रहा है। हम जहां भी पहुंचे हमसे पहले वहां घंटी बजाने का बंदोबस्त मौजूद था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सरदार पाइंदा गुल का चेहरा धुआं हो गया। वो धीमी आवाज में बोला, ठीक कहती हो। ये बात तो मैंने सोची भी नहीं थी कि मेरे भी कुछ लोग मुझे दगा दे सकते। तुम सोच भी नहीं सकते थे। मैंने उसकी दिलजोई की खातिर कहा। खामोशी से मुखबरी करने के बाद जब फिजा में घंटी की आवाज गूंजती है तो मुखबर भी तुम्हारे वफादारों के साथ गोलियां बरसाने लगते हैं। वो आखिर वक्त तक सामने नहीं आएंगे और जब आएंगे तो तुम उन्हें पहचान कर शायद सख्ते में रह जाओगे। अच्छा हुआ कि तुमसे बात होगी। अब मैं इस तरफ भी ध्यान दूंगा। वो बोला, अगर हमें थोड़ी सी आजादी दे दी जाए तो मुझे उम्मीद है कि उनमें से कोई हमसे मिल बैठने की कोशिश जरूर करेगा। हमारी आमद के बाद 24 घंटों में 3 बार इस आवाज का सुनाई देना इस बात का खुला सबूत है कि वो लोग किसी वजह से हम चारों में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनका एक आदमी तुम्हारे हाथ आ गया तो सारे साजियों की गर्दिशें तोड़ने के काबिल हो सकोगे तुम, वरना चूहे और बिल्ली का ये खेल न जाने कब तक चलता रहेगा। वो सोच में पड़ गया। चंद सानियों के बोझल सुकूत के बाद उसने फैसलाकुन आवाज में कहा, यह नहीं हो सकता। मेरे लिए जन्नत गुल का मामला बहुत अहम है। सब जानते हैं कि मैं छोटे खान के खून का इंतकाम लिए बगैर अपनी गोशा निशीनी तर्क नहीं करूंगा। मेरी गैर हाजिरी में ये फितना जोर पकड़ता रहेगा। जन्नत गुल को जहन्नुम वासिल करने के बाद मैं खुद मैदान में उतरूंगा और एक एक को देख लूंगा। इस वक्त मैं घंटियों वालों के दबाव की वजह से तुमको ढील देने का खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम बहुत चालाक और मक्कार आदमी हो। तुम घंटियों वालों से कोई जोड़ तोड़ करके यहाँ से निकल भागे तो जन्नत गुल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का काम बहुत पीछे चला जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगा। हम चारों के लिए यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। वो तो छुप कर काम कर रहे हैं। वो फरार में हमारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। मैं साफ गो आदमी हूँ। पाइंदा गुल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सीधी सी बात है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम अपनी मतलब बरारी के लिए किसी को भी दाव पर लगा सकते हो, इसलिए अब अपनी तजवीज पर इसरार न करो। मुझे ये एतराफ जरूर है कि तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, लेकिन तुम इन बातों का किसी से जिक्र नहीं करना। फिर उसने कदरे तवक्कुफ के बाद झिझकते हुए कहा, संदल खान से भी नहीं। अब मुझे अपने साय से भी होशियार रहना पड़ेगा। मैं दिल ही दिल में उसकी ज़हनी हालत पर हंस कर रह गया। एक तरफ वो खुलकर मुझ पर अपने अदम एतमाद का इजहार कर रहा था, दूसरी तरफ मुझसे राजदारी का भी ख्वाहा था। मैं तुम्हारा कैदी हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, मैंने ढीली आवाज में कहा। बाहर बारिश का जोर टूट चला था। बादलों की तेज गरज और बिजली की कड़क भी दम तोड़ गई थी। पाइंदा गुल ने अपनी खाली गिलास में सफेद शराब अंडेल कर उसका एक गिलास लिया, फिर मुंह चलाते हुए बोला, अब तुम 2-3 दिन यहाँ आराम करो, फिर तुम्हें काबिल भिजवा दिया जाएगा। इस दौरान में तुम्हारे मुकद्दर ने यावरी की और मेरे आदमियों ने उस जन्म जली को पकड़ लिया तो तुम्हें इसी वक्त आजादी नसीब हो जाएगी। वो वाज़ेह तौर पर पाइंदा गुल के अलविदाई फिक्र थे। मैं मजीद कुछ कहे बगैर वहां से उठ गया, लेकिन कमरे के वस्त में पहुंचते ही ख्याल के तहत फौरन पलट पड़ा। सरदार पाइंदा गुल ने तेवर चढ़ाकर मेरी तरफ देखा। मैं एक बात की वजाहत चाहता हूँ, मैंने अपना गला साफ करके कहा। घंटी वालों के बारे में मैं किसी को भी अपने शुबहात की आवाज नहीं लगने दूंगा, लेकिन ये मैं तो बता सकता हूँ ना कि घंटी वाले कुछ बनवाज शिंगारी हैं जो इस वादी में सनसनी फैला रहे हैं। यह बताने में कोई हर्ज नहीं, उसने कहा, लेकिन बनवाज शिंगारियों का जिक्र न करना, इससे बेअतबारी फैल सकती है। बस वो कुछ बनमाश हैं जो शिंगारी होने के अलावा बाहर के कोस्तानी भी हो सकते हैं। शुक्रिया, मैंने सर को कदरे कम देकर कहा। बात की किसी गलत फहमी से बचने के लिए यह वजाहत जरूरी थी। मेरे साथी और खासतौर पर सफेद फाम औरत इन वाकयात से दहशत सदा हुई जा रही है। मैं मुनक्किस चौबी दरवाजे से बाहर निकला तो कालीनों वाली चौपाल में वो शख्स मेरा मुंतजिर था जो मुझे वहां तक लाया था। वहां मौजूद लोगों की तादाद में इजाफा हो चुका था और वो कई टोलियों में बटे हुए थे। कोई गर्म कहवा पी रहा था, कहीं से चाय की इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी और एक टोली के वस्त में मुख्तलिफ किस्म की शराबों की मिली जुली बोतलें नजर आ रही थी। खास बात यह थी कि वहां बैठे हुए खुशबाश
शिंगारियों में से कोई भी गैर मुसल्ला नहीं था। हर एक की शादी से कोई ना कोई आती हथियार झूल रहा था। मेरे बाहर निकलते संदल खान किसी तरफ से लपक कर आया और मेरी तरफ हाथ लहराता हुआ सरदार पाइंदा गुल के खास कमरे में जा घुसा। शायद सरदार को तन्हाई के अजाब से महफूज रखने की जिम्मेदारी उसने अपने सर ली हुई थी और अपना फर्ज बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहा था। मैं वापस पहुंचा तो मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हट चुका था और शायद उसके असरात तो मेरे बुशरे पर भी वाज़ेह थे, क्योंकि वीरा ने मुझे देखते ही हाँक लगाई थी। खासे सुर्खरू नजर आ रहे हो, मालूम होता है खान बाबा ने तुम्हें कोई अच्छी खबर सुनाई है। मुझे वहां लाने वाला वीरा की बात को सुनी अनसुनी करके वापस चला गया और मैं तख्त पर जा बैठा जहां वो तीनों कार्ड खेलने में मसरूफ थे। चेहरे की सुर्खी पर मत चाहो, मैंने वीरा से कहा। अगर हम इस सेहत अफजा मकाम पर इतनी ही बेरहमी के साथ खाते पीते रहे तो हमारी जिल्द की तमाम बारीक शरियानों से खून बाहर आने लगेगा। सरदार पाइंदा गुल के अज़ाइम खौफनाक है। वो पूरी संजीदगी से उन पर अमल करने का इरादा रखता है। वो क्या चाहता है, तफसील से बताओ ना। गजाला की आंखों से खौफ झांकने लगा। जब तक मैं जन्नत गुल को उसके सामने पेश नहीं करूंगा तुम लोग उसके यरगमाली रहोगे। मैंने मुख्तसर तरीन अल्फाज में उन्हें आगाह किया, तुम्हारी देखभाल पूरी तवज्जो के साथ की जाएगी। मैं उनके साथ इस किस्म की बातें करता रहा जिनके बारे में पाइंदा गुल ने इजाजत दी थी, लेकिन मैंने उन्हें इशारों कनायों में यह समझा दिया था कि मैं बकिया बातें मौका मिलने पर बताऊंगा। इस बड़े कमरे में हम चारों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था और फिर वहां जदीद मुवासलाती वसाइल की कोई झलक भी नजर नहीं आई थी, जिसकी बिना पर वहां गुफ्तगू सुनने वाले हिसास आलात की मौजूदगी का जायजा लिया जाता। इन हालात में मेरा हद से ज्यादा मोहतात रवैया उन तीनों के लिए उलझन का सबब बन गया था। लेकिन गनीमत यह हुआ कि किसी ने मुझसे उलझने की कोशिश नहीं की और हम चारों ताश खेलने में मसरूफ हो गए। इस दौरान मिक शिंगारी वाडका की 2 बोतलें, बर्फ से भरा हुआ थर्मास और ड्राई फ्रूट की टोकरी ले आया तो वो तीनों इस करम नवाजी पर हैरान रह गए। ये फरमाइशी मदारात है, मैंने हंस कर कहा। खान बाबा से 1 बोतल फी कस योमिया का मुआहदा हुआ है। ये आज का कोटा है, कल नया आ जाएगा। खान बाबा को हर बात का इल्म है। वो यहाँ तक जानता है कि हम रास्ते में संदल खान की बोतलों पर हाथ साफ करते हुए आए हैं। खान बाबा तो शराब नहीं पीता होगा? गजाला ने तायद तलब लहजे में पूछा। मुझे तो वो बिला नोश लगता है। जो खुद न पिए वो मेहमान या कैदियों को भला कैसे पिला सकता है? मैं हंस पड़ा। तुम चाहो तो मजीद लुत्फ पैदा करने के लिए संदल खान को भी बुलाया जा सकता है। सुल्तान शाह ने जल कर वीरा से कहा। तुम बिला वजह सुलगते रहो। वीरा अपने लब तर करते हुए हंसी। ये तुम्हारे और मेरे खुदा ने मुझे इन वीरान पहाड़ों में भी अपना शौक पूरा करने का मौका दिया है। ये मेरी तलब की सच्चाई नहीं तो और क्या है? खुदा एक ही है, वो मेरा या तुम्हारा नहीं बल्कि सबका परवरदिगार है। सुल्तान शाह को वीरा के इस्तिज़ाह पर गुस्सा आ गया। उसे ये नेमत नहीं भेजी बल्कि तुम्हारी रस्सी ढीली छोड़ी है। जब वो इस रस्सी को एक खफीफ सा झटका देगा तो तुम्हारी आंखें अपने हल्कों से बाहर उबल पड़ेंगी। और मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। मुझे डर था कि सुल्तान शाह जोशे खिताबत में तौहीद के मसले पर बोलना न शुरू करते। इस वक्त तक वीरा फरजाना बनी हुई थी और इस्लाम की दावेदार बनकर अपना किरदार बखूबी अदा करती चली आ रही थी। बाहिमी चपकलिश के नतीजे में मैं किसी इंकिशाफ से गुरेज करना चाहता था। इब्तिदा में गजाला मेरी पार्टनर थी, सुल्तान शाह वीरा के साथ था। नोकझोंक के बाद सुल्तान शाह की खोपड़ी में उबाल बरकरार रहा। वीरा ने उसे कई गलत चालों पर टोका, लेकिन सुल्तान शाह का खेल बिगड़ता ही चला गया। आखिर वीरा ने उकताए हुए अंदाज में अपने पत्ते फेंक दिए। हमें जाड़ों के मौसम में यहाँ आना चाहिए था। उसे हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा। बाज लोगों के लिए आजकल का मोतदिल मौसम भी सख्त नासाजगार है। गर्मी लगती है तो सारे बुखारात दिमाग में चढ़ जाते हैं। यह हद से बढ़ रही है। सुल्तान शाह मुझसे मुखातब होकर घुराया। इसे खामोश रखो वरना बात बहुत बढ़ जाएगी और मैं जिम्मेदार नहीं होगा। उसके चेहरे पर जलजले के आसार नुमाया थे। मुझे कौन खामोश करेगा? वीरा ने गजाला को आंख मारते हुए बेपरवाही से कहा। मैं खुद भी बावले मर्दों के मुंह लगना पसंद नहीं करती। क्या पता कब घुराते घुराते अचानक दांत मार बैठे। सुल्तान शाह ने कोई तलख जवाब देना चाहा, लेकिन गुस्से की ज्यादती की वजह से अल्फाज उसके दहाने ही में अटक कर रखे। इन मज़हक्का खेज और बेमानी आवाजों पर मैंने बहुत मुश्किल से अपने बेसाख्ता कहके को रोका था। गजाला बहुत मोहब्बत और नरमी से सुल्तान शाह का बाजू थाम कर उसे दूसरे तख्त की तरफ लेकी। बाजुकात तुम उसके साथ बहुत ज्यादती कर बैठती हो। इन दोनों के दूर निकल जाने के बाद मैंने नीची आवाज में वीरा को मुलामत करते हुए कहा, यहाँ हमें ऐसी रंजिशों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में उसे मना लूंगी। दरअसल वो बात में बात चिढ़ने लगता है, इसलिए उसे चिढ़ाने में मजा आता है। इस बेकैफ कैद में यही तो एक रंगीनी है। अगर सुल्तान शाह भी तुम्हारे साथ रवाना कर दिया गया तो मेरे लिए यहाँ वक्त काटना दुश्वार हो जाएगा। हालात ने एकदम पलटा खाया है कि हम डॉन कॉन्ग फू के आदमियों को भूल गए हैं। वो लोग हमें शहर के हर गोशे में तलाश करते फिर रहे होंगे। मैंने उसे नीची आवाज में कहा, क्या जब वापसी की नौबत आएगी तो इन लोगों के बारे में भी सोच लिया जाएगा। फिलहाल इन फजूल बातों में सर न खपाओ और धीमे अंदाज में मुझे वो सब बताते चले जाओ जो खान बाबा के जरिए तुम्हारे इल्म में आए। इस वक्त कुर्बजवार में उनका कोई आदमी नहीं है। हमारे पास कोई मसरूफियत नहीं थी, इसलिए हम थोड़े थोड़े वक्फे से उस मसले पर सर खपाते रहे। बातों का एक दौर खत्म होता फिर किसी को कोई नई बात सूझती और दोबारा पूरे जोशो खरोश से बहस का नया सिलसिला चल पड़ता। लेकिन हर बार आखिर में हम खुद को उस बंद दरवाजे के सामने पाते जिसमें हम महसूर थे।
बाहर होने वाली धुआंधार बारिश का सिलसिला मौकूफ होने के बाद वहां तेज धूप भी चमकने लगी। बाहर से आने वाली रोशनी से हमारे कमरे में उस कदर उजाला फैल गया कि मच्छल की रोशनी कथी गैर जरूरी होकर रखी और हमने उसे गुल कर दिया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बाहर शाम का धुंधलका फैलने लगा, जो बहुत तेजी के साथ अंधेरे में मासूम होता चला गया। वीरा के इशारे पर सुल्तान शाह ने मछलें रोशन कर दी। अंधेरा होने के साथ ही संदल खान एक आदमी के साथ हमारे कमरे में आ मौजूद हुआ। उसका साथी एक टोकरी छोड़कर फौरन वापस लौट गया। संदल खान ने आते ही जुबानी गर्मजोशी का इजहार किया। यह दीगर बात है कि उसने हम में से किसी से हाथ मिलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैं फौरन उसे लेकर एक खाली तख्त पर बैठ गया। वीरा गजाला और सुल्तान शाह के साथ अलग तख्त पर बैठी थी। उसने अपने सामने मैं नोशी के लवाजम सजाए हुए थे और वो किसी भी लम्हे शाम का पहला पैग पीने के मूड में नजर आ रही थी। आखिर खान बाबा से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? संदल खान ने सरसरी लहजे में पूछा। काबुल के सफर का हुक्म मिला है, क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने जवाबी सवाल दाग दिया। खान बाबा कम गो आदमी है और हम उसका बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। जो कुछ उसने कहा वो मैंने सुन लिया, मगर उससे कोई सवाल नहीं कर सकता था। मुझे इतना मालूम है कि तुमको 2-3 दिन बाद काबुल रवाना होना है और खान बाबा ने तुम्हें घंटी वालों की बदमाशी के बारे में भी बता दिया है। हाँ, मैंने इकरार किया। इसमें कोई राज की बात नहीं थी। मेरा ख्याल है कि तुम लोग इस बारे में जरूरत से ज्यादा एहतियात से काम लेते हो। धुआंधार फायरिंग से ही जाहिर हो गया था कि वो खान बाबा के दोस्त नहीं हो सकते। अब मेरा जहन बिल्कुल साफ हो गया। खान बाबा ने इस बारे में मेरे सवाल का बुरा नहीं माना था। खान बाबा अजीम है, वो पल भर में फैसले करने की सलाहियत रखता है। हम तो उसके हुक्म के गुलाम हैं। वो हंस कर बोला। फिर अचानक ही वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। फरजाना खानम, तुम वहां बैठकर इन पारसाओं का ईमान क्यों आजमा रही हो? सारा साजो सामान लेकर इधर क्यों नहीं आ जाती? मैं भी टोकरी में अपना माल लेकर आया हूँ। मिल बैठकर पीने में कुछ अजीब लुत्फ आता है। तुम ठीक कह रहे हो। साथ देने वाली एक औरत भी हो तो बात ही कुछ और होती है। मैंने सर हिलाते हुए कहा। दुनिया के सारे ही मर्द पीने के बाद एक जैसी बातें करने लगते हैं। इनमें दुश्मनों की सरकोबी और औरतों की रंगीन कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। तुमने तजुर्बे की बात की है। हर शराबी अपनी कामरानियों के किस्से सुनाने पर इसरार करता है और शिंगारी मर्द तो खुदा के पनाह, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इनमें से बतेरे मेरे बचपन के साथी हैं, लेकिन नशे की हालत में वो काट के उल्लू की तरह ठुस होकर रह जाते हैं। बोलना चालना भूल कर खाली खाली नजरों से किसी एक समत में देखने लगते हैं और फिर इधर उधर देखते रहते हैं। अपनी बात सुनाने के लिए आमतौर पर उन्हें झंझोड़ना पड़ता है। रास्ते में मैंने जिंदगी में पहली बार किसी औरत के साथ शराब पी थी और बाखुदा फरजाना के साथ पीने में लुत्फ आ गया था। तुम लोग चले गए तो मैं इन महफलों को बरसों याद रखूंगा। वो पीने से पहले ही तरंग में आया हुआ था। इन हसरतों से बचने के लिए तुम्हें 2 काम करने होंगे। मैंने संजीदगी से कहा। 2 नहीं, तुम 4 काम बताओ। वो मुतजस्सिस अंदाज में मेरी तरफ झुका है। तुम्हें फरजाना के साथ महनोशी में लुत्फ आता है, इसलिए हम तुम दोनों को यहाँ छोड़ने पर आमाद हैं। तुम हमारा बंदोबस्त किसी और कमरे में करा दो। मैंने संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा। दूसरे मसले का हाल ये है कि जब हम यहाँ से वापस लौटें तो तुम फरजाना की मम्मी बनाकर इसे यहीं रोक लेना। मम्मी? संदल खान ने हैरत से दोहराया। मगर किसकी मम्मी? शिंगारी गैर कबीले की औरतों से शादी तो कर सकते हैं, मगर उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। फरजाना को कौन अपने बच्चों की मम्मी बनाएगा? सुल्तान शाह के हल्क से एक बेसाख्ता कहका उबल पड़ा और वो अपनी जगह बैठे बैठे बोला। बरादर संदल खान, तुम वाकई पक्के शिंगारी हो। किसी ने सच कहा है कि पठान की खोपड़ी में कोई बात एक बार घुस जाए तो उसका बाहर निकलना मुश्किल होता है। तुमने फरजाना को अपनी नहीं किसी और ही की बीवी बनाने का मंसूबा बना लिया। टैनी ने बच्चे पालने वाली मम्मी का जिक्र नहीं किया था, वो फरौनों वाली मम्मी की बात कर रहा था। तुम फरजाना को मारकर मसालों में इस तरह जमा सकते हो कि ये हमेशा इसी तरह तरोताजा नजर आएगी। इसे देखते देखते उतार जाओगे तो किसी घाटी में लुढ़का देना। संदल खान ने खिफत अमेज अंदाज में जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर हमारे साथ ही आ बैठी। सुल्तान शाह ने दोबारा हाँक लगाई। फरजाना भी थोड़ी देर पहले तुम्हें याद कर रही थी, चाहे जैसे तुम्हारी मर्दानगी पसंद आ गई है। कई बार तुम्हारी तारीफ भी कर चुकी है। इस वक्त तक संदल खान सुल्तान शाह का मजाक समझ चुका था। वो बदजूर हंसते हुए बोला। अपने लबो लहजे से तो तुम भी पठान मालूम होते हो। कमाल है कि तुम औरतों से भी ऐसा खुला खुला मजाक कर लेते हो। ये बस से चंद गज के फर्क से पठान होते होते रह गया। वीरा ने मुंह बनाकर कहा। हरिपुर के इलाके से जरा आगे पैदा हुआ होता तो ये भी तुम्हारे खान बाबा की तरह कड़क पठान होता। खान बाबा का नाम दरमियान में मत लाओ। संदल खान यक बयक संजीदा हो गया। हम लोग अपने सरदार के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त करने के आदी नहीं है। 1000 सुल्तान शाह मिलकर भी एक खान बाबा के बराबर नहीं हो सकते। ओह, तुम बुरा मान के। वीरा जल्दी से बोली। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आइंदा मोहतात रहूंगी। वीरा के गैर मोहतात तबसरे की वजह से खुशगवार फिजा में चंद लम्हों के लिए तनाव पैदा हो गया। उसने खामोशी के साथ तीनों के लिए गिलास तैयार किया और खामोशी से ही पीने की इब्तिदा हुई। मैंने अपने और वीरा के लिए सिगरेट सुलगाई तो संदल खान अचानक बोल पड़ा। तुमने अपने साथ फरजानों को भी सिगरेट पीनी सिखा दी है? इसे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। मैंने कश लेकर कहा। मेरी और इसकी मुलाकात हुई तो ये सिगरेट नोशी की आदत थी। शराब तो शायद इसने पैदा होते ही पीनी शुरू कर दी थी। तुम्हें इसके बारे में इस कदर मुबालगा नहीं करना चाहिए, संदल खान ने कहा। टैनी दुरुस्त कह रहा है, वीरा ने फौरी मेरी हमायत करते हुए कहा। पैदाइश के फौरन बाद ही मुझे ब्रांडी के 2 चमचे पिलाए गए थे और वो मेरी पहली कज़ा थी। शायद मेरी वो तलब आज तक अपनी जगह बरकरार है। ये तुम्हारे हक में अच्छा ही हुआ।
कि सिबकतुल्ला जगह सराय से वापस चला गया। औरतों से बहुत बिदकता है और फिर फजाना की शराब और सिगरेट नोशी तो वो बिल्कुल बर्दाश्त न करता, लेकिन हमें अगवा करने वालों में शायद वही पेश था। मैंने से कहा, हाँ वो हमारा पार्टी लीडर था। उसके चले जाने के बाद ही मैंने मामला संभाले थे। उसका जाना हमारे साथ साथ तुम्हारे लिए भी बेहतर साबित हुआ कि तुम किसी बदमजगी के बगैर हमें बहुत कामयाबी से गालान की बस्ती में ले आए। फिर तुम्हें फरजाना जैसी शानदार औरत से दोस्ती भी करने का मौका मिल गया। उसने फौरन ही मेरी तस्दीक करनी जरूरी समझी। नहीं, मेरी तुम में से किसी के साथ दोस्ती नहीं है, बस तुम वाकफियत या शनासाई कह सकते हो। दोस्ती या दुश्मनी का फैसला तुम्हारी काबिल से वापसी पर होगा। क्या यह अजीब बात नहीं है कि हम पर दोस्तों से ज्यादा मेहरबान हो? हमारे साथ घुल मिलकर बातें करते हो लेकिन दोस्ती से इनकारी हो। एक साथ खाने पीने के बाद दोस्ती में क्या कमी रह जाती है? वीरा ने पूछा। शराब खानों में बहुत से लोग जमा होकर शराब पीते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। वो अपने अपने पैसों से खरीद कर पीते हैं। यहाँ तो तुम हमारी पुरतकल्लुफ मेजबानी कर रहे हो। यह हमारी रवायत है, हम अपने दुश्मन को भी भूखा नहीं मारते। अभी तक हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हारा नमक तक नहीं चखा है। यही हमारी दोस्ती और दुश्मनी की कसौटी है। कान बाबा की ख्वाहिश हो तो हम कुत्तों के साथ भी खाना खा सकते हैं। मैंने खुली इजाजत की रोशनी में ही तुमको चिगा सराय में अपने दस्तरखान में शरीक किया था, लेकिन खान बाबा ने तुमसे एक प्याली पानी को भी नहीं पूछा होगा। हाँ, मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, तुमने रास्ते में हमें हल्क तक शराब पिलाई थी, लेकिन खान बाबा ने मुझसे झूठों भी न पूछा। हालांकि वो खुद वाडका पीता जा रहा था और वहां बोतल भी मौजूद थी। बस शिंगार वैली के सरदार और आम आदमी में यही फर्क है, वो बोला।